ठीक है, उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है ना, उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है, या उसके फ्रिंज बेनिफिट्स को कैलकुलेट किया जा रहा है, किसके द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो वो पर्सन जिसकी इनकम या उसके फ्रिंज बेनिफिट का असेसमेंट किया जा रहा है, वो पर्सन क्या कहलाएगा, एसएससी कहलाएगा। अब फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है भाई, फ्रिंज बेनिफिट्स होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, अतिरिक्त सुविधाएं जो एसएससी को मिलती हैं, वो कहलाती है फ्रिंज बेनिफिट। ठीक है, चौथा पॉइंट, वो पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसिबल। ठीक है, इनकम किसी और पर्सन की है, लेकिन उस इनकम पर जो टैक्स पे करना है, वो किसको करना है, वो किसी और को करना है। ठीक है, जैसे माइनर चाइल्ड है, ठीक है, माइनर चाइल्ड से टैक्स नहीं लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा, उसके पेरेंट्स से लिया जाएगा। ठीक है, तो माइनर चाइल्ड की इनकम पर यदि पेरेंट्स की को असेस किया जा रहा है, ठीक है, माइनर चाइल्ड की इनकम असेसमेंट की जा रही है, और उसका टैक्स कौन पटाएगा भाई, उसके पेरेंट्स पटाएंगे, पेरेंट्स पे करेंगे, तो वो पेरेंट्स क्या कहलाएंगे, एसएससी कहलाएंगे। पेरेंट्स की इनकम है क्या, नहीं, वो किसकी इनकम है, माइनर चाइल्ड की इनकम है। हो सकता है माइनर चाइल्ड चाइल्ड आर्टिस्ट हो, ठीक है, वो पेंटर हो, वो सिंगर हो, या डांसर हो, या कोई और एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जिससे वो उसको इनकम हो रही हो, तो इस तरह से ये पॉइंट बताया गया। फिफ्थ पॉइंट, इन रेस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of the loss sustained by him or by such other person। ठीक है, आपको यदि कोई लॉस हुआ है, ठीक है, बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, ठीक है, और उस लॉस के लिए प्रोसीडिंग चल रही है इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एसएससी कहलाएगा, वो पर्सन क्या कहलाएगा, एसएससी कहलाएगा। ठीक, सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर, एक मिनट वेट करो, हेलो, हाँ मैम, नहीं वो बता ही नहीं थी तो लिखा नहीं था। हाँ हाँ, ओके, ठीक, उसके बाद क्या है, इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन। ठीक है, यहाँ सच अदर पर्सन किसकी बात कर रहा है, ये देखो जो फोर्थ पॉइंट में सच अदर पर्सन आया है ना, जो एसएससी बना है किसी और की इनकम के लिए, वो सच अदर पर्सन है। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स दोनों पॉइंट में। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सर हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर किए हैं क्या? हाँ स्क्रीन शेयर किया हूँ। सर कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट। चलो मैं फिर से दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये तो हम थे सिक्स्थ पॉइंट में। ठीक है, यहाँ पर प्रोसीडिंग चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, किस चीज़ की प्रोसीडिंग चल रही है अभी, कि एसएससी को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को कितना अमाउंट रिफंड करना है, ठीक है, करना भी है या नहीं करना है, इस चीज़ का कैलकुलेशन असेसमेंट चल रहा है ना, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, एसएससी कहलाएगा। ठीक, सातवां पॉइंट क्या है, सेवंथ पॉइंट, हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब डीम्ड एसएससी कौन होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, डीम्ड एसएससी कौन होता है, तो डीम्ड एसएससी भी एसएससी कहलाएगा। ठीक, एट्थ पॉइंट क्या है, हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट मतलब वो एसएससी जिसने कोई गलत काम किया है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से।
ठीक है, तो ये सारे पर्सन मिल करके क्या बनेंगे भाई, एसएससी कहलाएंगे। आप इन आठों में से कोई भी एक तरह का पर्सन हो सकते हो। ठीक है, यदि आपको इनकम टैक्स को कुछ देना है या इनकम टैक्स से कुछ लेना है या आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, तो आप क्या कहलाएंगे, एसएससी कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद है डीम्ड एसएससी। ठीक है, अब डीम्ड एसएससी क्या होता है भाई, एक मिनट होल्ड करो। A person who is deemed to be an SSE for some other person is called deemed SSE। ठीक है, मतलब आपकी इनकम नहीं है, किसी और की इनकम है, लेकिन असेसमेंट आपके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो वो पर्सन होता है डीम्ड एसएससी। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी ट्रीटेड एज एन एसएससी फॉर दैट इनकम ऑफ डिसीज्ड ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड बाय द डिसीज्ड बिफोर हिज डेथ। एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन ने साल भर कमाई की और साल के बीच में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब इनकम टैक्स क्या करता है, इनकम टैक्स क्या करता है, आपकी साल भर की इनकम देखता है और अगले साल असेसमेंट ईयर में आपसे टैक्स वसूल करने आता है। ठीक है, अब वो पर्सन की तो डेथ हो गई है, तो इनकम टैक्स एक्ट उस पर्सन से ले सकता है क्या इनकम टैक्स? नहीं, उस पर्सन से वो इनकम टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उसकी डेथ हो गई। तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल हेयर जो भी होगा, उस पर्सन से इनकम टैक्स टैक्स रिकवर करेगा। ठीक है, डिसीज्ड पर्सन की। तो वो जो पर्सन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर, वो क्या कहलाएगा, डीम्ड एसएससी कहलाएगा। ठीक है, डीम्ड का मतलब होता है मान लेना कि वही एसएससी। ठीक, सेकेंड एग्जांपल क्या है, अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ फॉरेनर और अ माइनर और अ ल्यूनेटिक इज ट्रीटेड एज एन एसएससी फॉर द इनकम ऑफ सच फॉरेनर, माइनर और ल्यूनेटिक। ठीक है, कोई फॉरेनर बंदा है, ठीक है, उसको टैक्स पटाना है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, माइनर का रिप्रेजेंटेटिव है, या ल्यूनेटिक पर्सन, दरवा जिसको हम बोलते हैं ठेठ भाषा में। ठीक है, उसके रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहा जाएगा, डीम्ड एसएससी कहा जाएगा। ठीक, अगला है एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट का क्या मतलब है, एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब है वो पर्सन जिसने इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स रेगुलेशन को नहीं माना है। ठीक है, उसने कोई किसी भी तरह का डिफॉल्ट किया है। ठीक है, क्या क्या डिफॉल्ट कर सकता है भाई, या तो वो टैक्स पे नहीं किया होगा, ठीक है, या तो वो उसके ऊपर लगी हुई इंटरेस्ट या पेनाल्टी, इन सारी चीजों का पेमेंट नहीं किया होगा। ठीक है, या फिर उसने समय पर रिटर्न नहीं भरा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ काम वो किया होगा जो उसको इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं करना चाहिए था, है ना। तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, वो एसएससी क्या कहलाएगा, एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसएससी इन डिफॉल्ट। व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी वर्क अंडर द एक्ट एंड ही फेल्स टू डू इट। इनकम टैक्स बोला कि आपको ऐसा करना है, लेकिन आप वैसा नहीं कर पाए। ठीक है, ही इज कॉल्ड सर एसएससी। स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरे में। बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, सर यस सर। अब दिख रहा है सर, अब हाँ। सर अब दिख रहा है। हाँ चलो ठीक मेरे है, को जो तो अभी भी नहीं दिख रहा है। सर मेरे में तो नहीं शो। हाँ वो सर शो मैंने करेगा। पीडीएफ ओपन कर ली तो आपको नेट स्लो है सर इनका। हाँ नेट स्लो होगा, उस वजह से नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आपको जो मैंने व्हाट्सएप में पीडीएफ शेयर किया है, उस पीडीएफ में जाओ, पेज नंबर 20, पीडीएफ का पेज नंबर 20 और बुक का पेज नंबर 11 है। ठीक है, वहां पर आपको दिख जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है, आगे क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एसएससी इन डिफॉल्ट का एग्जाम्पल बता रहा है, इफ अ पर्सन वाइल मेकिंग एनी पेमेंट टू अनदर पर्सन इज लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स
thereon at source does not deduct income tax therefrom or having deducted does not deposit it in the government treasury, he will be treated as an assessee in default for that income tax. कैजुअल इनकम में हमने पढ़ा है ना, मैं एक एग्जांपल बताया था कि बच्चन साहब केबीसी में बैठे हैं, आप हॉट सीट पर हैं, आप 1 करोड़ रुपए जीत गए, तो बच्चन साहब आपको 1 करोड़ रुपया देंगे या 70 लाख रुपए देंगे? 70 लाख रुपए। हाँ 70 लाख रुपए देंगे, ठीक है। 30 लाख रुपए वो टीडीएस काट लेंगे, ठीक है, 30% के हिसाब से। तो यदि बच्चन साहब ने 30% टीडीएस नहीं काटा, आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया, तो एसएससी इन डिफॉल्ट कौन होगा? बच्चन साहब। हाँ अमिताभ चंद, ठीक है। तो बच्चन साहब क्या होंगे? एसएससी इन डिफॉल्ट होंगे। या उन्होंने क्या किया, टैक्स तो डिडक्ट कर लिया है ना, 30 लाख रुपए डिडक्ट कर लिया, लेकिन उसको गवर्नमेंट के पास जमा नहीं किया, ठीक। तो क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं किया समय पर, तो वो क्या कहलाएंगे? एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाएंगे, ठीक है। आगे क्या है भाई? असेसमेंट ईयर हमने देख लिया था, प्रीवियस ईयर देख लिया था, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल है इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये किससे रिलेटेड है? असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एग्जांपल है। लाइट चली गई। हाँ जी, लाइट चले गई थी तो वाईफाई भी बंद हो गया, हॉटस्पॉट से ज्वाइन किया हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ वो वाईफाई, हाँ वाईफाई ऑफ हो गया है क्योंकि लाइट चली गई है, ठीक है। तो मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ ये पीडीएफ, है ना। तो यहाँ क्या है? एन एसएससी कमेंसेस हिज बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2018 या 1 अक्टूबर 2018 एंड थर्ड है 1 जनवरी 2018। In each case, what will be his assessment year and what period will be treated as his previous year for the concerned assessment year? Assessment year और previous year से related question है, ठीक है। Previous year का मतलब क्या होता है? जिस year income earned हुई वो year क्या कहलाएगी? Previous year कहलाएगी। और उस earned income पर जिस
ईयर हम टैक्स पे करेंगे वो ईयर क्या कहलाएगा? असेसमेंट ईयर कहलाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अगर आपने बिजनेस कमेंस किया है, कब बिजनेस कमेंस किया है भाई? 1 जुलाई 2018 को। कब कमेंस किया है बिजनेस? 1 जुलाई 2018 को। तो बताइए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा और प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? कौन बताएगा भाई? सर असेसमेंट सर ईयर कौन सा असेसमेंट ईयर होगा? 2019 होगा और प्रीवियस ईयर 2018 होगा। यस सर। अच्छा, असेसमेंट ईयर होगा 2019। तो क्या सिर्फ 2019 या 2019 एंड 20? सर 1920। सर 2019-20। हाँ, 2019-20 मतलब 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। 20। ठीक है। यस दूसरा, सर। ये बताओ इस 1 जुलाई 2018 को यदि मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो प्रीवियस ईयर कब से कब तक का होगा? सर यही 1 जुलाई से 31 मार्च 2019 तक। सर वो आइल्स लॉबी में वेट करो, उसको एक्सेप्ट कर लो सर। हाँ, अरे इतने देर से क्यों आते हो रे? हाँ, तो प्रीवियस ईयर का पीरियड कब से कब तक होगा भाई? 1 जुलाई 2018 से जुलाई 31 मार्च से 2019 तक। 2019 तक। जनरली प्रीवियस ईयर होता है 1 अप्रैल से, लेकिन यहाँ पर हमारा बिजनेस ही स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। तो हमारा प्रीवियस ईयर भी कब से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई से 31 मार्च 2019 तक। ठीक है। सेकेंड, 1 अक्टूबर 2018 के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1 अक्टूबर 2018 टू 31 मार्च 2019। और इसी सेकेंड एग्जाम्पल के लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? 1 मार्च 2019 टू 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ठीक। और थर्ड एग्जाम्पल के लिए 1 जनवरी 2019 में यदि आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1 1 जनवरी जनवरी से 31 2019 मार्च तक। 2019। ठीक है। और उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? 1 फर्स्ट अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ठीक है। और क्या है भाई? इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये भी है, ये खुद से बना कर देखना। ठीक है। रेट ऑफ टैक्स ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। मिनिमम मार्जिनल रेट ये भी मैं बाद में बताऊंगा। ठीक। अभी हम पढ़ते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है। पैन, सुने हो पैन? सर रेडी। हाँ, यस सर। देखो पैन कार्ड। जैसे आप सर पीडीएफ हाँ, तो जैसे आप है। हाँ, तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा भाई, थोड़ा देर में दिखाई दे देगा। ठीक है। तो देखो, यस। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको कॉलेज में एक आईडी दी जाती है, आईडी नंबर। ठीक है। जैसे आपको आईडी नंबर क्या मिली है? MU19 BCMH और आगे आपका रोल नंबर। ठीक है। तो वहां पर क्या है? MU मतलब मैथ्स यूनिवर्सिटी, 19 मतलब आपने 2019 में एडमिशन लिया, BCMH मतलब आप बीकॉम ऑनर्स के हैं। ठीक है। उसके बाद आपका रोल नंबर 1 2 3 4 से लेके जो भी। ठीक है। तो ये जो आईडी नंबर आपको दिया गया है ये क्यों दिया गया है? ठीक है। क्योंकि ये यूनिक होता है। ठीक है। आपका नाम यूनिक नहीं होता। ठीक है। जैसे आयुष अग्रवाल। ठीक है। बीकॉम फाइनल ईयर में मेरे जो मेंटीज हैं 40-50 मेंटीज हैं, उन 40-50 मेंटीज में 2 नाम तो सेम ही हैं। कौन से? आयुष अग्रवाल। ठीक है। अब मेरे को ये देखना पड़ता है कि आयुष अग्रवाल कौन सा है, रायगढ़ वाला आयुष अग्रवाल है या रायपुर वाला आयुष अग्रवाल है। तो उससे अच्छा क्या है, उनको आईडी दे दी जाए। ठीक है। रायगढ़ वाला जो आयुष अग्रवाल है उसकी आईडी 19 है। ठीक। और जो रायपुर वाला आयुष अग्रवाल है उसकी आईडी 32।
ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि नाम लोगों के एक जैसे हो सकते हैं, पिता के नाम लोगों के एक जैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई सही तरीके से किया जा सके, इसके लिए आपको एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इनकम टैक्स के असेसमेंट के लिए, इनकम टैक्स के कैलकुलेशंस के लिए यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है, जिसको क्या कहा जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है, पैन कहा जाता है। ठीक है, तो यहां क्या लिखा है, पैन मीन्स अ नंबर विच द असेसिंग ऑफिसर मे अलॉट टू एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है, ताकि आपको पहचाना जा सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आपके नाम से नहीं जानता, आपके पिता के नाम से नहीं जानता, आपके रुतबे से नहीं जानता, वो आपको जानता है आपके पैन के हिसाब से, परमानेंट अकाउंट नंबर के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, पैन हैज 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक होता है भाई, जैसे आपकी कॉलेज आईडी भी अल्फा न्यूमेरिक है। ठीक है, MU अल्फाबेटिक है, 19 न्यूमेरिकल है, तो इसी तरह से पैन नंबर, पैन जो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, वो भी अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर पैन, यदि आपको टैक्स डिपॉजिट करना है, यदि आपको टैक्स रिफंड चाहिए, यदि आपको पेनाल्टी पटानी है इनकम टैक्स की, यदि अमाउंट का। सर आप अटक गए हो। हाँ, मैं गायब हो गया था क्योंकि हाँ, मैं गायब हो गया था क्योंकि मेरी आवाज़ चली गई थी, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे मोबाइल में कॉल आ गया था, हॉटस्पॉट से जोड़ा हूँ, कॉल आता है तो फिर नेटवर्क चला जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो मैं बता रहा था पैन। ठीक है, तो यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी लेना देना है, ठीक है, चाहे इनकम टैक्स पे करना हो, चाहे इनकम टैक्स का रिफंड आपको चाहिए, ठीक है, आपको रिटर्न फाइल करना हो, कुछ भी करना है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उस पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिटी नंबर पर आपके सारे ट्रांजैक्शन को चढ़ाया जा सके, सारी क्वेरीज को चढ़ाया जा सके, या आपसे का जो भी काम है वो उस पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर जो होगा, उस नंबर के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये आपको अलॉट कौन करेगा, ये आपको असेसिंग ऑफिसर अलॉट करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। ठीक है, आपको एक फॉर्म होता है, फॉर्म 49A, वो आपको फिल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कर देना होता है। जनरली आप क्या करते हैं, 300 रुपये देते हैं CA को या किसी पर्सन को, वो आपका पैन बना करके दे देता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपसे चौकड़ी भरवाता है, फॉर्म भरवाता है, उसमें चौकड़ी लगा देता है, वहां पर आप साइन करते हो। ठीक है, क्रॉस 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 कर बहुत सारा साइन करते हो, फिर वो भेजता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, फिर वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैन बना करके आपको पोस्ट कर देता है। ठीक है, कोटिंग पैन। Once a permanent account number has been allotted, such number must be quoted in all return correspondence with income tax authorities. Income tax authority के साथ आप कोई भी conversation करोगे, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे, आपको टैक्स पटाना है, चालान पटाना है, टैक्स का रिफंड चाहिए, इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करनी है, आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कॉलेज में कोई भी फॉर्म भरते हो तो अपना ID नंबर फिल करते हो, वैसा ही इनकम टैक्स के साथ कोई भी लेना देना होगा आपको, तो हर जगह आपको पैन बताना पड़ेगा। इट हेल्प्स इन लिंकिंग द अफोरसेड डॉक्यूमेंट टू हिज असेसमेंट रिकॉर्ड्स टू फैसिलिटेट क्विक डिस्पोजल ऑफ हिज असेसमेंट एंड रिफंड क्लेम। ठीक है, आप यदि किसी फॉर्म में अपना नाम बस लिखोगे, ID वगैरह नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम होगी, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा भैया ये किसका है। ठीक है, उसको पहले खोजना पड़ेगा, तो डिले होता है। यदि आप ID नंबर लिख दोगे तो वो सीधा सीधा कंसर्न करेगा, कॉमर्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करेगा, है ना। तो इस तरह से काम होता है, और ट्रेस करना आसान हो जाता है। ठीक है, आप बैंक में जाएंगे, आपने देखा होगा वहां पर बड़ा बड़ा पोस्टर में कुछ कुछ लिखा रहता है, तो उसमें एक में ये लिखा रहता है कि यदि आपको 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करना है भाई,
डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है तो आपको पैन लगेगा। ठीक है, आपको इतने रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट करना है, फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवाना है तो आपको पैन लगेगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर नजर भी रख सकता है इस परमानेंट अकाउंट नंबर के थ्रू। ठीक है, तो इसी तरह से एक और होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, यदि आप टैक्स डिडक्ट करते हैं किसी पर्सन का, ठीक है, या आप टैक्स कलेक्ट करते हैं किसी पर्सन का, ठीक है, तो आपको क्या लेना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे बताया था अमिताभ बच्चन जी आपका 30 लाख रुपए अगर डिडक्ट करेंगे, किस चीज के लिए? आपकी विनिंग के लिए। केबीसी में जो आप विनिंग करेंगे उसमें 30% का जो डिडक्शन करेंगे 30 लाख रुपए। ठीक है, तो जब वो 30 लाख रुपए जमा करने जाएंगे, है ना, तब वो बताएंगे, क्या बताएंगे कि ये बंदा है, इसका ये पैन नंबर है, इसको 1 करोड़ की 1 करोड़ का इनकम इसने जीता है, उस पर मैंने 30 लाख रुपए डिडक्ट किया। ठीक है, और साथ में अपनी इंफॉर्मेशन भी देगा कि मैं ये हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का 10 नंबर ये है। ठीक है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर ये है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन देगा वहां पर। ठीक, एंजल टैक्स हम बाद में पढ़ेंगे, तो कुछ चीजें मैं यहाँ पर छोड़ा हूँ। ठीक है, उन चीजों को अभी छूटे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे में उसको पढ़ेंगे। मैं अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, टैक्स रेट वगैरह ये वो जो, तो ठीक, तो इस तरह से हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सिलेबस में जो मॉड्यूल है ना, उस मॉड्यूल में 2 चीजें बची हुई हैं। कौन कौन सी 2 चीजें बची हुई है भाई? एक तो बचा हुआ है एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, और दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, ये दोनों आपके जो बुक है उसमें अलग अलग चैप्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम उसको बुक के हिसाब से पढ़ेंगे, चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर में। ठीक है, 4 से 4 दिन, लगभग 4 दिन की क्लास है। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम और रेसिडेंशियल स्टेटस 4-5 दिनों में हम उसको कंप्लीट करेंगे, तो आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज जो बच गई है वो है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन क्या क्या होता है। ठीक है, ये नोट्स में मेरे होंगे मेरे ख्याल से, एक बार देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए नहीं, चलो उसका नोट्स मैं आगे दे दूंगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें किसी को कुछ डाउट है? किसी को भी कुछ डाउट है भाई? डाउट है तो पूछ लो। सर टैक्स किसी को डिडक्शन कुछ, एंड कलेक्शन वाला फिर से बताओ ना। हाँ, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन। ठीक है, क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि यदि आप कुछ पर्टिकुलर टाइप का पेमेंट करते हैं, है ना, तो या पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा पेमेंट करते हैं, तो उस पेमेंट के लिए आपको ही टैक्स डिडक्ट कर लेना है और गवर्नमेंट के पास जमा कर देना है। जैसे केबीसी का एग्जांपल, अमिताभ बच्चन जी आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन जी के लिए या केबीसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो 1 करोड़ रुपया क्या है, इनकम है या खर्चा है? ये बताओ। खर्चा। उनके लिए खर्चा है। इनकम किसके लिए है? जो जो लॉटरी जीता जीतेगा। एससीसी। है ना, मान लीजिए आपने जीता, तो आपके लिए वो 1 करोड़ रुपए इनकम है, और उस इनकम पर आपको क्या पे करना पड़ेगा? उस इनकम पर आपको पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि कुछ ऐसे पेमेंट हैं, है ना, या उन पेमेंट का एक लिमिट डिसाइड कर दिया कि इससे ज्यादा अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो उसका टैक्स ना आप सोर्स से ही
डिडक्ट कर लो, ठीक है। तो उस 1 करोड़ की इनकम पर टैक्स किसने डिडक्ट कर लिया? बच्चन जी ने डिडक्ट कर लिया। वो इनकम आपके पास आएगी तब आप क्या बोलोगे कि भैया मेरा टैक्स ऑलरेडी बच्चन साहब काट लिए हैं और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर दिए। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताओगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है टीडीएस, ठीक है। और इस टीडीएस के लिए बच्चन साहब को क्या लेकर के रखना पड़ेगा? एक टैन लेकर के रखना पड़ेगा, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर लेकर के रखना पड़ेगा, ताकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बता सकें कि मैंने इस बंदे का मतलब उस बंदे का पैन नंबर भी लेंगे। आपको 70 लाख का चेक देंगे ना, तो साथ में बताएंगे, पूछेंगे कि भैया तुम अपना नाम बता दो, साथ में अपना पैन भी बता दो, ताकि हम इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को बता सके कि इस बंदे का इस पैन नंबर में हमने 30 लाख रुपए डिडक्ट किया है टैक्स, और वो आपके पास जमा कर दें। आ रही है ये बात समझ में? तो इनकम आपके पास आई, उस आने के समय ही टैक्स यदि उसका डिपार्टमेंट के पास जमा हो जाता है या डिडक्ट कर लिया जाता है और वो जमा कर देता है, उसको क्या कहा जाता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहा जाता है, ठीक है। ये हम आगे हम पूरा एक सर चैप्टर पढ़ेंगे। आइए ना कैसे, क्या चीज? सर, एसआईपी इन डिफॉल्ट वाला एक बार फिर से बताइए। एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब होता है कि वो बंदा जिसने इनकम टैक्स के किसी भी नियम को नहीं माना, ठीक है, उसने डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? गलती। नाम क्या है? एसएससी गलती। इन डिफॉल्ट। वो एसएससी जिसने गलती की है। क्या गलती किया है भाई? बहुत सारा गलती हो सकता है। उसने टैक्स नहीं पटाया, टैक्स कम पटाया, ठीक है, या इंटरेस्ट नहीं पटाया, या पेनाल्टी नहीं पटाया, या टैक्स पे किया है लेकिन समय पर जमा नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किया, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से यदि पर्सन ने, एसएससी ने कोई भी गलती की है, तो वो क्या कहलाता है? एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, यस और सर। किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ डाउट है? बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? सब क्लियर है? चलो अब मैं पूछना शुरू करता हूँ। हाँ भाई अमित, बताओ भाई, सरचार्ज क्या होता है? वाह, अमित तो लिविंग। पूछा हूँ और लीव कर दिया लड़का। तो मैं खा थोड़ी ना जाऊंगा। तुम लोग कैसे डरते हो रे? मैं यहाँ पर बैठा हूँ क्लास में, पंडरी में, मैथ्स यूनिवर्सिटी में, लैपटॉप के सामने बैठा हूँ। क्या करूंगा मैं तुमको? पूछ ही तो रहा हूँ, पता है तो बता दो, नहीं पता तो बोल दो सर नहीं पता। क्या है? सर मैं बताऊं सरचार्ज का मतलब? हाँ बताओ, निशा बता रही है। निशा सर बता रही है सरचार्ज का। सर ये चार्ज होता है किसी भी टैक्स पे, मतलब चार्ज कर सकते हैं। टैक्स के इट इज ऊपर आल्सो लगने चार्ज वाला। ऑन द टैक्स ऑलरेडी पेड। हाँ मतलब ऑलरेडी पेड जरूरी नहीं है, मतलब जो पेबल है उसके ऊपर जो भी टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हुआ है ना, उस पर्टिकुलर टैक्स अमाउंट के ऊपर और टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या कहलाता है? सरचार्ज कहलाता है, ठीक है। सरचार्ज की खासियत क्या है? कि सरचार्ज का यूज गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसी भी पर्पस के लिए कर सकती है, सेस की तरह नहीं। सेस भी टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स है, लेकिन सेस जो होता है उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाया जाता है, तो वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का यूज, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी, उस टैक्स के अमाउंट का यूज गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन सरचार्ज का अमाउंट किसी भी पर्पस के लिए कर सकती है, ठीक है। और सरचार्ज का परसेंटेज वगैरह क्या है भाई? ठीक सर है, मैं यदि बताऊं? आप इंडिविजुअल, हाँ कौन बता रहा है अभी? सर अनुज बता रहा है, चलो चलो बताओ। सर
एओपी और बीओआई में 10% टैक्स लगता है अगर 50 लाख के ऊपर इनकम है, और फर्म में 12% लगता है अगर 1 करोड़ के ऊपर है, और डोमेस्टिक में 7% लगता है अगर 1 करोड़ के ऊपर है, और 10 करोड़ के ऊपर 12%। हाँ ठीक है, बढ़िया। एक चीज और, इंडिविजुअल एचयूएफ, पहले वाले जो पॉइंट था है ना, उसमें इंडिविजुअल एचयूएफ भी आएगा। ऐसा ठीक है, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। ठीक है, और क्या पूछूं भाई?